अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 85 बी स्टार्ट करते हैं जी। पेज नंबर 475 ओपन करें। आइए सेट की थ्योरी देखते हैं और अगर टाइम बच गया तो फिर टेस्ट कर लेंगे डिस्कस, नहीं तो टेस्ट फिर किसी वक्त कर लेंगे। टेस्ट का तो ये है ना कि एडजस्टमेंट्स मैंने किसी दिन नॉर्मल क्लास में डिस्कस कर ली तो तफसील से सवाल तो वैसे भी नहीं करवाना, बाकी तो चीज़ें वही हैं जो आपने देख रखी हैं, तो उनको फिर डिस्कस करके एडजस्टमेंट्स को वन बाय वन भी चीज़ें आप दोबारा बना सकते हैं, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थ्योरी पढ़ते हैं पहले। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में कुछ बातें हैं। पेज नंबर 475। अच्छा, ये हेडिंग जो है ना ये थोड़ी सी चेंज कर लेनी चाहिए, इसको इंट्रोडक्शन कर देना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की बात जो है वो अलग से नीचे हुई पड़ी है, ठीक है, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, पहले तो इसको सही कर लें। ये करेक्शन कर लें, हेडिंग की करेक्शन, क्या वैसे कोई मसला तो नहीं है, लेकिन ये करेक्शन नीडेड है जी, कर लें। ये इंट्रोडक्शन पहले थोड़ा सा जी। IS8 का स्कोप क्या है, यानी कि स्कोप का मतलब होता है कि ये किस चीज़ पे अप्लाई होगा। कहते हैं जी IS8 अप्लाई होता है सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर अकाउंटिंग फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर अकाउंटिंग फॉर चेंज इन एस्टीमेट, फिर अकाउंटिंग फॉर करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कैसे करते हैं, ये तो ऑप्शंस गिवन होते हैं हर स्टैंडर्ड के अंदर। जब जैसे मिसाल के तौर पे आपको कहा था IS2 कहता है आप इन्वेंट्री को FIFO पे रख लो या FCO पे रख लो, ये ऑप्शन है। जब इनमें से कोई एक सेलेक्ट हो जाए तो वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, और अगर चेंज करना हो तो दो ही सूरतें हैं, या तो स्टैंडर्ड बदल जाए या मैनेजमेंट ये समझती हो कि चेंज से बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो ये सारी बातें लिखी हैं, आगे आ रही हैं। बहरहाल IS8 जो है अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट और अप्लाई करने में हेल्प करता है। फिर अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट हो या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो या करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर हो, इनकी अकाउंटिंग के लिए भी हमने IS8 को बल्कि कर लिया हुआ है ऑलरेडी, ये सारे काम हमने कर लिए हैं, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन किसे कहते हैं, कोई बताएगा? क्या स्टार्ट से क्या 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 चेंज इन क्या एस्टीमेट नहीं, पॉलिसी चेंज आपने की है, पॉलिसी चेंज जो आपने की है उसको ऐसे अप्लाई करो जैसे वो हमेशा से थी, तो अर्लीस्ट पॉसिबल पीरियड तक आपने जाना होता है, ठीक है ना, जहाँ तक डाटा अवेलेबल है या जब से वो पॉलिसी लगी हुई है आपके पास डाटा भी है, पॉलिसी को वहाँ से अप्लाई करके लाएं सही। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है, कि पॉलिसी चेंज की आपने, जैसे हमने कहा था कि 3 साल हो गए हम FIFO पे स्टॉक को वैल्यू कर रहे थे, हमने सोचा FCO करते हैं। अब क्या करना है, पिछले 3 साल से, बिजनेस 3 साल से शुरू हुआ सेलेक्ट से, पिछले 3 साल से इस पॉलिसी को ऐसे अप्लाई करके लाओ जैसे FIFO था ही नहीं कभी, हमेशा से FCO ही था। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, कि अप्लाई द पॉलिसी एज इफ इट वाज ऑलवेज इन एप्लीकेशन, ठीक है। तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या है, अप्लाइंग अ न्यू पॉलिसी to transactions, other events or conditions as if that policy had always been applied. Applying new policy as if it has always been applied, ठीक है जी। और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट क्या है, आप इनको इजी ले रहे हैं, MCQs इसी से हो जाते हैं, यही MCQs होते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट किसे कहते हैं, इसी को ही कहते हैं ना, इसी को ही कहते हैं, है ना, इसी को ही कहते हैं जो अभी बात की। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट एक ही बात है। हाँ, अगर प्रायर ईयर का कोई एरर पकड़ा गया है तो उसको ऐसे सही करना है जैसे वो कभी था ही नहीं,
तो एरर के प्रीवियस ईयर के एरर को सही करना हो, प्रीवियस किसी प्रायर ईयर के किसी एरर को सही करना हो, तो उसको पिछले सालों में जो कि जाके सही करके ला रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। और अगर कोई पॉलिसी नई लगाई है, चेंज की है पॉलिसी, तो पॉलिसी को पिछले साल से अप्लाई करके लाना, ये कहलाता है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। ठीक है, तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ये कब होती है? चेंज इन पॉलिसी के केस में। और चेंज इन पॉलिसी के केस में तब जब ये वॉलंटरी हो या स्टैंडर्ड बदले और वो कहे कि रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो। और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कब होती है? जब प्रायर ईयर एरर करेक्शन करें आप। जब प्रायर ईयर एरर की करेक्शन करते हैं, तो ये करेक्शन ऐसे करते हैं जैसे ये एरर कभी था ही नहीं, 3 साल पहले की गलती है, 3 साल पहले वाली गलती को सही करके लाते हैं। अगर जैसे एसेट की गलती थी, तो 3 साल पहले एसेट को सही किया और फिर उस एसेट को डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट को भी सही करते चले। ठीक है, तो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट क्या है? रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट है करेक्टिंग द recognition, measurement, disclosure of amounts of elements financial statement as if a prior period error had never occurred। ठीक है जी, करेक्शन ऐसे करना as if prior period error had never occurred, इसे कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। ठीक है जी। और प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या है? हाँ जी, सिर्फ करंट ईयर और फ्यूचर ईयर्स को सही करना, जो बाद में आएंगे। जो पीछे हुआ सो हुआ, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली हम क्या करते थे? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। अकाउंटेंट्स बहुत सारे एस्टीमेट्स लगाते हैं। ठीक है जी, अगर किसी एस्टीमेट अंदाज़ा, ठीक है, अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग का पता है आपको, अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे हम अंदाजे लगाते हैं। अगर उस अंदाजे में कोई चेंज आ गया है, तो वो अंदाजे की चेंज है भाई, कोई बात नहीं। जो पहले अंदाजे की गलती थी वो हो गया सो हो गया। अब इस साल को और इसके बाद वाले सालों को नए अंदाजे के मुताबिक आप देख लें। जैसे हमने कहा था, डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे थे 10 साल पे, 2 साल गुजरे थे और हमें लगा कि नहीं जी अभी तो लाइफ इसकी ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है। तो जो 2 साल गुजर गए सो गुजर गए, उनको नहीं छेड़ना, बल्कि जिस साल में खड़े हैं उस साल में रिवाइज्ड एस्टीमेट लगाएं और फ्यूचर ईयर्स के ऊपर भी फिर वही अप्लाई कर दें। इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या है? प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड ऑफ अच्छा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी, ये अजीब सी बात कर दी उन्होंने, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में जा सकती है। चेंज इन पॉलिसी तो हमेशा रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में जाती है। क्या ये पॉसिबल है कि चेंज इन पॉलिसी हो और प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो? बिल्कुल। अगर स्टैंडर्ड बदला है और स्टैंडर्ड ने ट्रांजिशनल प्रोविजन दी है और उसने ये कहा है कि चाहें आप तो आप अभी से ही इसको अप्लाई करें या फ्यूचर से अप्लाई करें, आपकी मर्जी है, प्रास को सही करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सूरत के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज जो है वो प्रोस्पेक्टिवली भी हो सकता है। वरना अगर मैनेजमेंट ने वॉलंटरीली चेंज की है पॉलिसी, तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ज़रूरी है। जब तक जा सको वापस, स्टैंडर्ड कहता है जाओ। इम्प्रैक्टिकेबल है तो अलग बात है। पिछले साल आग लगी थी, सारे रिकॉर्ड जल गए थे, आपके पास रिकॉर्ड है ही नहीं, मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर यही साल ही। लेकिन अगर वॉलंटरीली चेंज किया है तो ऑप्शन कोई नहीं है, आपको रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टिव का मतलब ही यही है, करंट और फ्यूचर। रिट्रोस्पेक्टिव अंग्रेजी का लफ्ज़ है, ये कहते हैं कि जो वो रिट्रोस्पेक्टिव लॉ के अंदर भी आप पढ़ते होंगे, ठीक है ना, रिट्रोस्पेक्टिवली आप पास से इसको इफेक्ट को लेकर। ठीक है जी। तो चेंज इन पॉलिसी है तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट। प्रायर ईयर एरर की करेक्शन है तो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज स्टैंडर्ड ने किया है और स्टैंडर्ड ने ट्रांजिशनल प्रोविजन में इजाज़त दे दी है कि उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई ना करो बल्कि प्रोस्पेक्टिवली ही कर लो इसी साल और आगे, तो भी कर सकते हैं। बाकी चेंज इन एस्टीमेट तो होता ही प्रोस्पेक्टिव है। ओके, तो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड ऑफ recognizing the effect of a change in estimate respectively are applying the new policy to transactions, applying the new policy after the date at which policy is changed, or recording the effect of change in estimate in the current and फ्यूचर पीरियड अफेक्टेड बाय द चेंज। इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। ठीक है ना जी, कि आपने क्या करना है, आपने चेंज करना है इन द करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स अफेक्टेड बाय द चेंज, या पॉलिसी को अप्लाई करो
आफ्टर द डेट एट विच द पॉलिसी इज चेंज, यानी कि जिस दिन पॉलिसी चेंज हुई है उसके बाद उसको अप्लाई कर दो। लेकिन ये कब होगा? जब स्टैंडर्ड ने इजाज़त दी हो। अगर वॉलंटरीली चेंज करें तो फिर ये वाला ऑप्शन पॉलिसी चेंज के अंदर नहीं है, प्रोस्पेक्टिव वाला, फिर आपको रिट्रोस्पेक्टिव में जाना पड़ता है। ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव क्या बना? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंज इज गिवन टू पास्ट, करंट, फ्यूचर। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट में इफेक्ट ऑफ चेंज इज गिवन टू, इफेक्ट ऑफ चेंज की बजाय इफेक्ट ऑफ करेक्शन लिखना ज़्यादा बेहतर है। इसको सही करें, इसको सही करें। इफेक्ट ऑफ करेक्शन ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। वैसे तो चेंज ही हो जाता है करेक्शन से, लेकिन फिर भी इसको ज़्यादा बेहतर करें, इफेक्ट ऑफ करेक्शन। ठीक है जी, ये भी सही कर लें, बेहतर है, ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा। ठीक है, तो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट में इफेक्ट ऑफ करेक्शन जो है वो दिया जाता है पास्ट, करंट और फ्यूचर। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में चेंज ऑफ पॉलिसी, चेंज का इफेक्ट जो है वो पास्ट, करंट और फ्यूचर को दिया जाता है, जबकि प्रोस्पेक्टिव में इफेक्ट ऑफ चेंज जो होता है वो सिर्फ करंट और फ्यूचर को दिया जाता है, पास्ट को नहीं दिया जाता। ठीक है, यही बात हम कर रहे थे जी। यार ये इधर से आ रहा है करेक्शन यूनिट से, वैसे ये सवाल बनता था। अच्छा जी, अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट इज इम्प्रैक्टिकेबल व्हेन द एंटिटी कैनॉट अप्लाई इट आफ्टर मेकिंग एवरी रीजनेबल एफर्ट टू डू सो। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, इम्प्रैक्टिबल। ये यूँ ये डेफिनेशन है ना, इंट्रोडक्शन है। ये क्या है? ये इम्प्रैक्टिकेबिलिटी की डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड ने असल में अल्फाज ये इस्तेमाल किए हैं कि अगर आपने पॉलिसी चेंज की है या प्रायर ईयर करेक्शन की है तो इसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो या रीस्टेट करो, जहां तक जा सको, कि जैसे हमेशा से यही था। अब जहां तक जा सको के लिए वो कहता है कि अगर वो इम्प्रैक्टिकेबल ना हो पीछे जाना। अब इम्प्रैक्टिकेबल कब हो सकता है? जैसे मैंने मिसाल दी, आपके रिकॉर्ड ही जल गए, आपके पास डाटा ही नहीं है, 6 साल से ऊपर डाटा रखते ही नहीं है आप। तो इम्प्रैक्टिकेबिलिटी कब आती है? जब आपने हर मुमकिन कोशिश की हो लेकिन आप वापस ना जा सक रहे हो, तो आप कहेंगे कि जी इम्प्रैक्टिकेबल हो गया। जब इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, फिर ये साल तो है ना, फिर यहाँ से कर लो, मजबूरी तो अपनी जगह पे है। लेकिन जनरल रूल यही है कि रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होती है प्रायर ईयर एरर करेक्शन में, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में, और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होती है प्रायर ईयर एरर की करेक्शन में। ठीक है, और रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब अप्लाई करो पॉलिसी को एज इफ हमेशा से अप्लाइड थी। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट सही करो एज इफ हमेशा से ये सही ही था, और उसके लिए स्टैंडर्ड कहता है वापस जाओ जहां तक जा सको। और मजबूरी क्या है? इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए वापस जाना। और इम्प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है? आपने हर मुमकिन कोशिश की थी लेकिन आप वापस नहीं जा सके, रीजनेबल एफर्ट्स आपने किए हैं। ठीक है जी, ओके। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है जी? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? आप 2020 में खड़े हैं तो 2019 कंपैरेटिव है। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस टॉपिक के अंदर कंपैरेटिव बनाना होता है, चाहे कहे ना कहे, याद है ना। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये भी 2 साल की भाई, 2 साल की, ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात बाद में करेंगे ना। ओपनिंग 2 बार आ जाता था, फिर क्लोजिंग और फिर क्लोजिंग। अगर आप 20 में खड़े हैं तो ये आपका जो है वो 2020 है, ये 2019 का क्लोजिंग है, और ये 2019 का ओपनिंग है। ये 2019 का पैड या ओसीआई इधर आता है, ठीक है ना। प्रॉफिट 2019 का और प्रॉफिट 2020 का इधर आता है। अगर आपकी गलती 2 साल से भी ऊपर चली जाए तो फिर ओपनिंग 2 बार लिख देंगे, लेकिन बनती ये 2 साल की ही, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो 2020, 2019, और इसको स्टैंडर्ड ने पता है क्या कहा हुआ है? मैंने तो ना इसके लिए आपके लिए आसानी के लिए लिख दिया था इस तरह से। मैंने ये कहा था कि जी 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 19 और साथ में 31 दिसंबर 18, बैलेंस शीट 3 साल की बनेगी। लेकिन स्टैंडर्ड ने इसको 31 नहीं कहा, स्टैंडर्ड इसको यूं कहता है कि बैलेंस शीट बनाओ, इस साल की तो बनानी है ना, कंपैरेटिव ईयर की बनाओ, और एक इस पिछले साल के पहले दिन की बनाओ, यानी 1 जनवरी 19 की बनाओ। लेकिन वो 31 दिसंबर 18 ही होता है ना, 1 जनवरी 19। तो मैंने आपको उस वक्त पढ़ाते हुए समझाते हुए आसानी के लिए 31 दिसंबर 18 कह दिया था, पता आपको लग गया है 3 साल की है। कहीं लिखा हो तो फिर इस तरह से वो देख लेंगे, पता होना चाहिए कि वो ओपनिंग
प्रायर पीरियड का ओपनिंग, वो यूँ कह रहा होगा बैलेंस शीट बनाओ इस साल की और प्रायर पीरियड की और एक प्रायर पीरियड के ओपनिंग की भी। तो वो क्या चीज़ होती है? वो उससे पिछले साल का क्लोजिंग ही होता है ना। तो ठीक है। अच्छा, an entity shall include comparative information for narrative and descriptive information if it is relevant to understanding of current and period. An entity shall present as minimum 2 statement of financial position, 2 statement of comprehensive income, 2 statement of cash flows, 2 statement of changes in equity and related notes. An additional 3rd statement of financial position as at the beginning of preceding period. अब समझ आई बात? पहले क्या कह रहे हैं? मिनिमम क्या बनाओ? 2 साल तो लाजमी हो गए, 2 साल तो लाजमी हो गए, 2 साल की इनकम, 2 साल की बैलेंस शीट, 2 साल की चेंज इन इक्विटी, 2 साल की कैश फ्लो भी हमने बनानी सीखनी है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगली बात, और वैसे भी वो IAS 8 की एप्लीकेशन उसमें नहीं आती कैश फ्लो में, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कहता है एन एडिशनल 3rd स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। एट द बिगिनिंग ऑफ, अब मैं 2020 में खड़ा हूं तो प्रीसीडिंग पीरियड क्या है? 19, और 19 का बिगिनिंग क्या होगा? 31/18, जनवरी 19, ठीक है। तो एन एडिशनल 3rd स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। कब? व्हेन एन एंटिटी अप्लाइज अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि 2 साल से भी पीछे चला गया काम, और मेक्स अ रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उन्होंने इस तरह से वो गलती सही करनी है कि 3-4 साल पुरानी गलती है, और रिक्लासीफाइज आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये रिक्लासिफिकेशन क्या है ये आगे किसी एग्जांपल के अंदर समझा दूंगा। वैसे थोड़ी सी बात चलें कर देता हूँ, थोड़ी सी बात कर देता हूँ। वैसे मिसाल के तौर पर हम लोग 2019-18 से चले आ रहे हैं और हमारा बिजनेस है, हम स्पिनिंग इंडस्ट्री हैं और हम धागा बनाते हैं और बना के बेचते हैं। तो हमारी सेल्स के अंदर यार्न की सेल आ रही होगी, ये हमारी मेन इनकम है, ठीक है जी, ओके। अच्छा, कभी कभार ना हम ऐसा भी करते हैं कि कोई ऑर्डर आ जाए बड़ा और हमारे पास इतना माल ना भी हो, तो हम अवांड गवांड हमसायों से और फैक्ट्रियों से भी सामान उठाते हैं, थोड़ा अपना कमीशन रखते हैं और वो बेच देते हैं। तो वो जो कमीशन होता है वो हमारा मेन बिजनेस तो नहीं है, वो कमीशन इनकम अदर इनकम होगी, वो अदर इनकम भी हमारी कभी कभी आ रही होती है, ठीक है। ये रूटीन चली आ रही है कई साल से। अब इस साल ऐसा हुआ कि हमारे हालात ख़राब हुए, फैक्ट्री हमारी समझो बंद ही होगी, बस बंद हो गई। अब फैक्ट्री हमारी बंद है, हम यार्न प्रोड्यूस करके बेच नहीं रहे, लेकिन कॉन्टैक्ट्स हमारे हैं, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके यार्न जो बने हुआ धागा होता है उसको लेते हैं और अपना कमीशन रख के बेच देते हैं। यानी हमारा काम आजकल मेन यही चल रहा है, हम काम यही कर रहे हैं, ट्रेडिंग वाला। अब आपकी मेन कोर एक्टिविटी क्या सेल ऑफ यार्न है, या अब वो ट्रेडिंग एक्टिविटी रह गई है, कमीशन के ऊपर यार्न को बेचना? तो इसका मतलब अब आपको इस मिसाल को 2020 है, तो 2020 के अंदर ये यार्न वाली सेल की जगह पे आपकी ये कमीशन वाली इनकम नहीं आ जाएगी? बोलो। तो इसको स्टैंडर्ड कहता है, ये भी रिक्लासिफिकेशन ही है। बहरहाल ये एक एग्जांपल है रिक्लासिफिकेशन की, तो ये भी अगर ऐसा भी हो जाए तो फिर आपको रीस्टेटमेंट करनी पड़ सकती है, ठीक है। बहरहाल इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल ये 2 चीज़ें तो हमने पढ़ी हैं। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करनी है या रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करनी है और 2 साल से गाल वध गई है, तो बैलेंस शीट भी एडिशनल तीसरे साल की बनाते होते हैं जी। वो फिर मैंने यही अर्ज़ किया ना कि फिर इसको देख लेते हैं, तो इसका मतलब है इसको अभी ना देखें ना, जिसको देख लिया मैंने उसको टिक कर दिया। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है? मैं ज़रा क्विकली इनको गो थ्रू करके MCQs पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अकाउंटिंग एस्टीमेट्स क्या होते हैं? अब आप लोग स्टैंडर्ड में, एक बच्चा स्टैंडर्ड लाया हुआ है, तो स्टैंडर्ड अब फिर किसी और दिन के स्टैंडर्ड्स को हाईलाइट करेंगे। IAS 8 हाईलाइट होने वाला रहता है बस, बाकी तो हुए हैं ना, ठीक है। स्टेटमेंट इन इक्विटी IAS 1 के अंदर है बस, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ हुआ ज़रूरत तो मैं देख लूँगा, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है IAS 1 को हाईलाइट करने की। अकाउंटिंग एस्टीमेट्स आर मॉनिटरी अमाउंट्स, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स आर मॉनिटरी अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर सब्जेक्ट टू मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सर्टेनिटी के साथ मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे मिसाल के तौर पे हमने डेप्सिंग की बात तो हो गई बहुत दफ़ा,
मिसाल के तौर पे आप अभी टैक्स पढ़ रहे हैं ना आप, तो आप बिजनेस इनकम का चैप्टर तो पढ़ चुके होंगे, उसमें आप एक टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हैं और उस पर टैक्स की लायबिलिटी अपनी बनाते हैं, यानी कि जो टैक्स एक्सपेंस आपने पे करना है। अब 2020 के अंदर खड़े होकर आपने 2020 के अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को उठाना है, कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी है, कुछ लेस करनी है, और आपने पहुंच जाना है टैक्सेबल प्रॉफिट पे। अब वो टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर आपने टैक्स रेट लगा के अपना टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये टैक्स की एंट्री होगी, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट। अब मिसाल के तौर पे 30 जून ईयर एंड था, आपने 30 जून ईयर एंड वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर दिया, ठीक है। सितंबर में जब आप टैक्स पे करने गए तो टैक्स वाले ने कहा नहीं टैक्स सही कैलकुलेट नहीं हुआ, ये ज़्यादा बनता था या ये थोड़ा बनता है। दोनों सूरतों के अंदर आपका वो अंदाज़ा ही था ना जो पिछले साल आपने रिकॉर्ड किया था, अब उसमें क्या आ गया, चेंज। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा डेप्रीसिएशन। तो एस्टीमेट क्या है, सर्टेनिटी के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि आपका एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। टैक्स वाले तो आगे चेंज कर ही सकते हैं कोई चीज़, ठीक है। सर्टेनिटी के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि आपका एसेट कितने साल चलेगा, लाजमी है 10 साल ही चले, वो 15 भी चल सकता है, वो 8 भी चल सकता है। तो एक अंदाज़ा था। सर्टेनिटी के साथ कैसे कह सकते हैं आपके 10% लोग लाजमी डाउटफुल या वो बैड होंगे, आपको डाउट है। एस्टीमेट्स हैं, सर्टेनिटी नहीं है, तो इसके अंदर चेंज तो आ सकता है। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट कहते ही उसी को हैं, वो मॉनिटरी अमाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो कि मेजरमेंट अनसर्टेनिटी का शिकार हो सकती हैं, उन्हें कहते हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट, ठीक है ना। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी होती है ना, अनसर्टेनिटी अंदाज़ा लगा के हमने, ये तो नहीं कि हम अकाउंटिंग ही ना करें, अकाउंटिंग तो करेंगे, अंदाज़ा लगा लेंगे। प्रोविजन इनको कहते हैं, ठीक है ना। वो आप चीज़ें बेच रहे हैं वारंटी के साथ, अब 2020 में चीज़ें बेची हैं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वारंटी एक्सपेंस भी 2020 में ही रिकॉर्ड करो। लेकिन अगर साल की वारंटी है और कुछ चीज़ें जो हैं वो दौरान साल आपने बेची हैं, साल के एंड पे बेची हैं, तो उनकी वारंटी तो अगले साल जाके क्लेम होनी है। अब आपको क्या पता कि अगले साल कितनी वारंटी आएगी, लेकिन एक अंदाज़ा आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस साल चीज़ें बेची हैं तो इसी साल के अंदर वारंटी एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। इस साल चीज़ें बेची हैं तो डाउटफुल डेट का अंदाज़ा लगा के इसी साल में बैड डेट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो। इस साल चीज़ें बेची हैं, इनकम कमाई है, तो इसी साल में अंदाज़ा लगा के टैक्स एक्सपेंस इसी साल में रिकॉर्ड करो, क्योंकि यही मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे अंदाजे हम लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग एस्टीमेट होते हैं। अकाउंटिंग एस्टीमेट्स आर मॉनिटरी अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर सब्जेक्ट टू मेजरमेंट अनसर्टेनिटी एंड अकाउंटिंग पॉलिसी may require items in financial statements to be measured in a way that involves measurement uncertainty, that is monetary amount that cannot be observed directly and must instead be estimated. The use of reasonable estimate is an essential part of preparation of financial statement and does not undermine their reliability. कहता है जी रीजनेबल होना चाहिए एस्टीमेट, लेकिन ये एस्टीमेट लगाने का मतलब ये नहीं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो गई, मजबूरी होती है, ये लगाने पड़ते हैं। बहुत सारे एस्टीमेट्स अकाउंटेंट्स लगाते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट, एक्सपेंस ऑफ बैड डेट, अंदाज़ा लगाते हैं आप, उसकी एंट्री करते हैं बैड एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, भागे नहीं है, शक है भाग सकते हैं, तो अभी क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, फ्यूचर के लॉस को आए, मैचिंग कॉन्सेप्ट, सेल अगर इस साल रिकॉर्ड की है तो इसका रिलेटेड एक्सपेंस भी इधर ही रिकॉर्ड करो, ठीक है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या, इसके अंदर लाइफ है, मेथड है, रेजिडुअल वैल्यू है, हमने डिस्कस किया हुआ है, चेंज इन एस्टीमेट होता था जब, ठीक है ना। तो ये सारे एस्टीमेट्स हैं, ये चेंज हो सकते हैं। फिर प्रोविजन फॉर वारंटी, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, आपने अंदाज़ा लगाया 10 मोबाइल सही होने आ सकते हैं, वो 8 भी हो सकते हैं, वो 12 भी हो सकते हैं, वो जब एक्चुअल में बढ़ेंगे या कम होंगे तो उस दिन एस्टीमेट चेंज की अकाउंटिंग करेंगे, वापस नहीं आएंगे इस साल में, वहीं पे एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन इस साल के अंदर अंदाज़ा लगाकर एक्सपेंस रिकॉर्ड करना क्यों ज़रूरी है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि सेल इस साल की है तो इसके रिलेटेड एक्सपेंस को इसी साल रिकॉर्ड करो, नहीं है सर्टेनिटी तो अंदाज़ा लगाओ और वारंटी एक्सपेंस, इसीलिए इसको प्रोविजन फॉर वारंटी कहते हैं। प्रोविजन का मतलब ही क्या होता है, अंदाज़ा, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ, तो ये सारे अंदाजे ही होते हैं। इन अंदाज़ों में चेंज जब आता है तो फिर हम वापस आके एनआरवी लॉस हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने कहा जी हमारी एक इन्वेंट्री है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपये, लेकिन हमारा ख्याल है कि वो 80 रुपये की बिकेगी, तो हमने 20 रुपये का लॉस रिकॉर्ड कर लिया इस साल। अगले साल ये 80 की बजाय 90 की बिक गई, तो वापस आके फिर रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करने लग जाएंगे। अंदाज़ा था यार, बस ठीक है, 20 का लॉस इधर बुक हो गया था पिछले साल, अगले साल ये 10 रुपये फ़ायदे पे बिक गया है, तो वो गेन अगले साल में रिकॉर्ड हो गया ना।
जहाँ पिछले साल लॉस रिकॉर्ड हुआ था जीपी में, वहीं पर अगले साल पे 10 रुपये का रिवर्सल पड़ गया। तो एस्टीमेट चेंज था, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होती। बस जिस साल के बस ये है कि जहाँ पर पिछले साल ज़्यादा 10 रुपये चार्ज हो गए थे अंदाज़े गलती को, ऐसे इस साल वहाँ पे 10 कम हो जाएंगे, बस कहानी खत्म। तो ये सब क्या है, चेंज इन एस्टीमेट की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, ये वाली बात खुदारा आपने न्यूमेरिकल सवालों के लिए नहीं अप्लाई कर देनी, यहाँ पर तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए एक सहूलत दी जा रही है। स्टैंडर्ड कहता है कि जब आपको ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा हो कि ये चेंज जो है ये अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज है या पॉलिसी का चेंज है, आप नहीं समझ पा रहे, ऐसी सूरत के अंदर क्या कहोगे उसको, एस्टीमेट का चेंज क्या कहोगे। लेकिन ये सिर्फ MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये ना हो पेपर के अंदर आपको एडजस्टमेंट नहीं आती तो आप कह रहे हो समझ नहीं आ रही, चेंज एस्टीमेट ही करते हैं जी, प्रॉस्पेक्टिव कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। ये आपके लिए जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बस ये पैरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। When it is difficult to distinguish a change in accounting policy from a change in accounting estimate, the change is treated as change in accounting estimate. और ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मैं लिख रहा हूँ ओनली फॉर MCQs, ठीक है ना। वैसे आपको प्रैक्टिकल सवालों में इस तरह मसला होगा नहीं, आपको पता लग जाएगा, मोटी मोटी 2-4 एग्जांपल्स ही आपके सिलेबस में जिनसे आपको पता लग जाता है ये पॉलिसी चेंज हुई है, ये एस्टीमेट चेंज हुआ है, ठीक है, और सही है। अच्छा जी, अब अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है, ये तो बात हमने कर ली। अब अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज हो सकता है तो उसकी अकाउंटिंग क्या है, वही देखो, अभी हमने बात शुरू की अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है, फिर उसके चेंज की बात हो रही है, आगे चल के आप देखोगे अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बताएगा क्या होती हैं, उसके बाद फिर उसके चेंज की बात होगी, ऐसे ही फिर प्रायर ईयर एरर क्या होता है इसकी बात होगी, और फिर उसके अंदर करेक्शन की बात। तो यही काम हमने किया हुआ, ये ज़रा क्विकली पढ़ना है, कोशिश करें, ज़रा हिम्मत करके पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। किसी को कहें यार ग्लास तो चेंज कर दें, पानी बच्चे बल्कि रहने दें, डायरेक्ट ये भी खत्म हो गया। ओके, वापस आए। Change in accounting estimate. An accounting estimate may need revision if change occur in the circumstances on which accounting estimate was based or as a result of new information or more experience. वो कहता है जी अकाउंटिंग एस्टीमेट में क्यों चेंज करना पड़ सकता है कि हमने जिन हालात को देखते हुए वो लगाया था अंदाज़ा, वो हालात बदल गए हैं, या हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, हमें पता लग गया यार 5% प्रोविजन सही नहीं है, 10% लोग भागते हैं, चलो जी चेंज करो एस्टीमेट, चेंज कर लो एस्टीमेट। हमने एसिड की हालत देखी, हमने कहा नहीं यार, हमने तो सोचा 10 साल चलेगा, ये तो बेहतरीन है, अभी भी 10 साल और चलेगा, 3 साल गुजरने के बाद भी उसकी लाइफ बेहतरीन, 10 साल और चलेगा, अंदाज़ा बदल गया, इट मे चेंज। तो या सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से वो एस्टीमेट लगाया था वो बदल गए हैं, या हमारा एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन में थोड़ा जो इम्प्रूवमेंट आ गई है, तो इस वजह से हो सकता है हमें रिवाइज करना पड़ जाए एस्टीमेट, ठीक है जी। ओके, अकाउंटिंग एस्टीमेट मे नीड रिवीजन, किस वजह से, अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, ठीक है, या न्यू इन्फॉर्मेशन या मोर एक्सपीरियंस मिल गया। बाय इट्स नेचर द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट डज नॉट रिलेट टू प्रायर पीरियड्स एंड इज नॉट द करेक्शन ऑफ एन एरर, ठीक है। अब अकाउंटिंग फॉर इसमें सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को फिलहाल पढ़ो, इनको 1 मिनट के लिए छोड़ो। The effect of change in accounting estimate relating to profit or loss shall be recorded prospectively by including profit and loss in period of the change if change affects that period only, or the period of change and future periods if change affect both. पिछले साल में नहीं गया बल्कि उस साल में, और अगर अगले सालों पर भी अप्लाई होता है तो उस साल और अगले साल के अंदर इस चेंज की अकाउंटिंग करनी है, ठीक है जी। अच्छा, डिस्क्लोजर पढ़ लो, नोट क्या बनाया था, एसिड वाले को फिलहाल छोड़ दो, डिस्क्लोजर पढ़ लेते हैं। डिस्क्लोजर में क्या कहता है, डिस्क्लोजर नोट, हमने चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का नोट बनाया था ना, ओह रेजिडुअल वैल्यू वाला, पेंडिंग सफ़े के ऊपर लिख लो, रेजिडुअल वैल्यू के साथ मैंने अभी तक सवाल नहीं करवाया अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज के नोट का। अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज हो उसमें रेजिडुअल वैल्यू भी तो बदल सकती है ना, अभी तक कोई सवाल ऐसा नहीं करवाया, लिख लो ज़रा, लिखा हुआ अच्छा होता है, आखिरी दिनों के अंदर 1-2 दफ़ा 1-2 दिन ज़्यादा टाइम के लिए मिल लेते होते हैं हम जाने से पहले, छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे निकल जाती हैं। अच्छा, डिस्क्लोजर
नवा सफ़ा तो नहीं बना लिया, एक सफ़े के ऊपर सारी पेंडेंसीज कोई बच्चा लिख रहा है? बच्चा वो आया ही नहीं सर, कोई ऐसा बच्चा इस वक्त बैठा हुआ है जिसको मैंने कहा लिख रहे हो ना? चलो ठीक। अच्छा जी, यार एक ऐसी और चला दें। एंट्री शेल डिस्क्लोज द नेचर एंड अमाउंट ऑफ अ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टीमेट दैट हैज़ एन इफेक्ट। पहले तो डिस्क्लोज करेंगे नेचर, बताते नहीं थे हम, ड्यूरिंग द ईयर लाइफ हैज़ चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, ये हो गया चेंज बताते थे, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट दैट हैज़ एन इफेक्ट ऑन करंट पीरियड और इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन इफेक्ट इन फ्यूचर पीरियड एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ फ्यूचर पीरियड व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू एस्टीमेट। छोड़ो इसको। इफ एन अमाउंट ऑफ इफेक्ट इन इज नॉट डिस्क्लोज बिकॉज एस्टिमेटिंग इट इज। अच्छा, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी जब भी कभी आएगी ना तो ये बताना है। देखो वो कह रहे हैं कि डिस्क्लोजर में क्या बताओ, नेचर बताओ। वो जी लाइफ बदल गई। अच्छा जी क्या हुआ, प्रॉफिट करंट ईयर के बदले हैं, याद है ना, लिखते थे करंट ईयर के प्रॉफिट्स इंक्रीज या डिक्रीज बाय इतने और फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स इंक्रीज या डिक्रीज बाय इतने। तो वो कहता है कि आपने करंट और फ्यूचर ईयर के ऊपर इफेक्ट, नेचर और अमाउंट बतानी है, करंट और फ्यूचर ईयर के अंदर क्या इफेक्ट है। और अगर फ्यूचर ईयर का, करंट ईयर का तो नॉर्मली कर ही लेते हैं ना हम, सामने होता है, फ्यूचर ईयर का एस्टीमेट लगाना इम्प्रैक्टिकेबल है तो कोई बात नहीं है, बता दो कि इम्प्रैक्टिकेबल है, आप नहीं लगा सके कि फ्यूचर में इम्पैक्ट है लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे। ये इम्प्रैक्टिकेबिलिटी जहाँ भी आनी है ना, आपने इसको लिख के बता देना है यूज़र को। जैसे मिसाल के तौर पे 10 साल से एक पॉलिसी चली आ रही है, हमारे पास डाटा 2 साल का अवेलेबल है। अब उसूली तौर पे पॉलिसी चेंज की है, 10 साल से उसको अप्लाई करके लाना है, लेकिन इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, बड़ी कोशिश की लेकिन डाटा ही 2 साल का अवेलेबल हो गया। तो अब 2 साल का करके अपने यूज़र को डिस्क्लोज कर दो कि ये 10 साल से पॉलिसी लगी हुई थी लेकिन 2 साल से पीछे जाना इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, हमने बड़ी कोशिश की थी, ये बता दो। यानी इम्प्रैक्टिकेबिलिटी जहाँ आनी है वो डिस्क्लोज कर दो अंग्रेजी में लिख कर। डिस्क्लोज का मतलब यही होता है ना, बताना। वो फिगर की शक्ल में बताओ, वो अंग्रेजी में लिख के बता दो, ठीक है। होमवर्क के अंदर ये एग्जाम्पल करनी है ताकि मुझसे कल पूछ सको। कल मैं EPS के साथ साथ ये होमवर्क वाली एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करूँगा आपके साथ। अगर आपको मसला होगा तो लिखते जाओ साथ साथ। सर होमवर्क बहुत ज़्यादा है आज, कोई बात नहीं, ये कल नहीं परसों कर लेना, खैर है, वैसे हो जाएगी, कोई इतनी देर नहीं लगनी, 2-2 मिनट के हैं ये। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? हाँ जी, अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है जी, हमने पहले बात की। अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है? वो अनसर्टेनिटी वाले आइटम्स जो लिखने भी ज़रूरी हैं, फाइनेंस स्टेटमेंट में लेने भी ज़रूरी हैं, और जाहिर सी बात है उन पे सर्टेनिटी नहीं है तो अंदाज़ा लगा के हमने लिखा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमने देख ली थी, उनमें अगर चेंज हो जाए तो करंट और फ्यूचर को छेड़ना है, पास को नहीं कुछ कहना। और फ्यूचर अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए तो फिर बता दो, ठीक है। अगली बात क्या है जी, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? ये बेसिस कन्वेंशंस रूल्स हैं ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन है अकाउंटिंग पॉलिसी की जो मैंने बोली, बेसिस कन्वेंशन रूल्स। अब स्टैंडर्ड अगर आप हाईलाइट करवाते हैं आज तो ये उसमें लिखी हुई है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाईलाइट करेंगे तो इंशाल्लाह। इसलिए मैं कुछ चीज़ें याद करने वाली चीज़ें थी वो याद करवाई आपको, रेशोज़, और लिख भी रहा हूँ मजीद याद करवाने के लिए। स्टैंडर्ड वाली चीज़ नहीं है ना, वो तो याद करनी पड़ेंगी रेशोज़ और उनकी इंटरप्रिटेशन वगैरह। बाकी जो चीज़ें याद करने वाली नहीं है इसीलिए वो स्टैंडर्ड से आपको हाईलाइट करवाई हैं। और अभी तक जितने स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े हैं आप कंफर्टेबल हैं उसके अंदर, हमने कुछ भी याद नहीं किया। हाँ वो अलग बात है कि हम वैसे याद कर पहले लेते हैं, उसके बाद फिर सरप्राइज मिलता है, ओ अच्छा ये तो स्टैंडर्ड में लिखा भी हुआ था, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, ये चीज़ें एसिड कॉस्ट में आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए, पहले याद कर लिया, उसके बाद देखा स्टैंडर्ड के पैरा में लिखा हुआ था। डिस्क्लोजर में ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पहले याद हो गया, फिर देखा ओहो ये तो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था। तो ये तरतीब तो है, लेकिन जहाँ चीज़ याद करने वाली है बस वो फिर याद करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया रेशोज़ को याद करना, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या है जी, मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या हैं? दीज आर बेसिस कन्वेंशन रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। को बेसिस हैं, वो कन्वेंशन हैं, कोई रूल्स हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या हैं जी? आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस अप्लाइड बाय एन एंटिटी इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। अकाउंटिंग पॉलिसी में रिलेट टू रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। क्या मतलब? कैपिटलाइज करो बोरिंग कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट रादर देन एक्सपेंसिंग इट आउट। अब ये क्या है? रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया के बारे में एक पॉलिसी है, इसमें ऑप्शन नहीं है, रिकॉर्ड करो। क्वालिफाइंग एसेट अगर है, लोन लिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो उस इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करो एज एन एसेट इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिंग इट आउट। तो ये क्या है? अगर किसी बंदे के पास, अगर कोई एंटिटी, कोई बिजनेस क्वालिफाइंग एसेट बना रहा है और उसने लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट दिया है, तो अब उसकी बेसिस कन्वेंशंस रूल क्या होगा कि वो उस इंटरेस्ट को उस एसेट कॉस्ट में ऐड करे, और ये ऐड करना उसके लिए क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग पॉलिसी।
वो अलग बात है कि बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड आगे जाके कहीं बदल जाए और आप 2-3 साल से एक एसेट बनाते आ रहे थे और अभी वो बन रहा था कि आपकी ये पॉलिसी बदल जाए तो फिर आपको बदलना पड़े, तो फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा। लेकिन फिलहाल तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है उसकी एग्जांपल्स हैं। अभी चेंज तो आगे पड़ा है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो ये लिखा होगा। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। ये बेसिस कन्वेंशन रूल्स है। मिसाल के तौर पे बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइज करना क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट के अंदर। फिर मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू या कॉस्ट मॉडल पे रखना। इन्वेंट्रीज को कॉस्ट ये फाइफो या एफको पे मेजर करना। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट को अलग रखना या एसेट में से डिडक्ट करके नेट एसेट शो करना, या कमीशन इनकम को रेवेन्यू के तौर पे, या ये मैंने अभी एग्जांपल बात की थी, ठीक है। पहले जो है वो ऑपरेटिंग अदर इनकम थी, उसको अब सेल में लेकर आना है। तो ये सब क्या है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, ठीक है। अब ये वाली बात थोड़ी सी क्लियर होगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कहते हैं जी रिकॉर्डिंग के हिसाब से कोई एग्जांपल बताएं। हमने कहा जी बोरिंग कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी होगी। ऐसी हर कंपनी को ये पॉलिसी लगानी पड़ेगी जो क्वालिफाइंग एसेट जिसका बन रहा हो और उसने उसके लिए लोन लिया और इंटरेस्ट पे किया हो। तो उसके लिए रूल क्या है, कन्वेंशन बेसिस रूल क्या है कि वो उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करे। ये अकाउंटिंग पॉलिसी की एग्जांपल है। फिर कोई और जी बताएं जी, हमने कहा जी मेजरमेंट बेसिस, इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होगी और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, याद है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आइदर कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल। फिर इन्वेंट्री को आपने आज रिकॉर्ड कर लिया, इनिशियल मेजरमेंट इन्वेंट्री की भी कॉस्ट पे होती है, लेकिन सब्सिक्वेंटली इसको आपने फाइफो या एफको के हिसाब से कोई एक कॉस्ट फार्मूला यूज करके वैल्यू करना है। तो ये क्या है जी, हमने कहा जी ये मेजरमेंट बेसिस की 2 एग्जांपल्स दी हैं आपको। ये 2 ऑप्शंस हैं, जो सिलेक्ट कर लोगे वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी। ये 2 ऑप्शंस हैं, जो सिलेक्ट कर लोगे आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है। यहां कोई ऑप्शन नहीं है, ये जब करोगे तब ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, ये असल में बेसिकली क्या है, 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स हैं, लेकिन इनको भी तोड़ दिया गया, ठीक है। प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग पॉलिसी प्रेजेंटेशन भी अकाउंटिंग पॉलिसी है। क्या मतलब, आपने गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर किया, अलग से लाइबिलिटी में शो किया, एसेट को अलग रखा, अब आपकी ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। अगर आप ऐसा करते आ रहे हो तो 2 साल आपने अगर ये काम किया है कि आपने डेफर्ड ग्रांट अलग रखी है, एसेट अलग रखा है, अब तीसरे साल आपको नहीं जी मैंने नेट करना है, तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपका चेंज है पॉलिसी का। 2 साल से आपके एसेट्स के अंदर अलग एसेट पड़ा है, लाइबिलिटी के अंदर अलग लाइबिलिटी पड़ी है। 2 साल से आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर ग्रांट इनकम अलग आ रही है, डेप्रिसिएशन अलग आ रही है, और तीसरे साल आप जाके कहें जी मैंने अब नेट वाला मामला करना है क्योंकि ये बेटर प्रेजेंटेशन देता है। स्टैंडर्ड तो नहीं बदला, लेकिन मैं वॉलंटरी है मेरा, ये जी बेटर प्रेजेंटेशन देगा, ये इससे ज़्यादा बेहतर लगता है। मैं यूं कहूं, हमने नेट किया हुआ था, ज़रा अच्छा लगता है, दिल को ज़रा भाती है ये बात। क्या हमने गवर्नमेंट ग्रांट को नेट किया हुआ था एसेट से, तो नेट डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड वाली नजर आ रही थी इनकम स्टेटमेंट में और एसेट रिड्यूस्ड नजर आ रहा था बैलेंस शीट में। 2 साल गुजरे, मैनेजमेंट ने सोचा ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन होगी अगर हम ग्रांट को अलग रखें और एसेट को अलग। अब इस साल तो बदल दोगे, पिछले साल की फिगर्स बदलेंगी नहीं बदलेंगी, बदलेंगी ना। क्यों बदलेंगी, क्योंकि पहले आपने नेट किया हुआ था एसेट को, डेफर्ड ग्रांट नाम की चीज ही नहीं थी। अब जब आपने अलग अलग किया, जैसे भी करेंगे अकाउंटिंग करके चीजें, फिगर्स तो अलग करेंगे ना आप, तो जब आप अलग करेंगे तो इस साल के अंदर एसेट अलग ग्रांट अलग नजर आएगी, पिछले साल में वो होगा नहीं, तो फिर पिछले साल में भी उसको लिखना पड़ेगा, रीस्टेटमेंट करनी पड़ेगी। क्यों, ये चेंज इन पॉलिसी है। अब ये चेंज इन पॉलिसी क्या है, क्या आपने यहां को गलती की थी कि ये मेजरमेंट, ये रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया से रिलेटेड गलती थी, नहीं। क्या ये मेजरमेंट बेसिस की कोई चेंज है, नहीं, ये प्रेजेंटेशन की चेंज है। गवर्नमेंट ग्रांट को प्रेजेंट किया था आपने अलग ये डिडक्ट करके, अब क्या प्रेजेंट करने लगे हो, अलग करके। तो बैलेंस शीट में दोनों ने अलग होना है, इनकम स्टेटमेंट में डेप्शन अलग, ग्रांट इनकम अलग होनी है। तो ये प्रेजेंटेशन की चेंज पॉलिसी है, ये भी रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी। ऐसे ही मैं कह रहा था भाईजान वो वाली एग्जांपल के अंदर, ठीक है ना, कि आपको मजबूरन जो है वो चेंज करना पड़ेगा। पिछले साल में भी आप जो कमीशन था उसको उठा के फिर रेवेन्यू में रखें ताकि कंपैरिजन हो सके। चेंज इन पॉलिसी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेजेंटिंग डेफर्ड ग्रांट रिलेटेड टू एसेट either separately or by deducting from carrying amount of related asset. This is an example of accounting policy related to presentation. और अगर चेंज होगा तो फिर वो बाद में देखते हैं क्या करना है उसका। वैसे आपको पता है क्या करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो तो, ठीक है। और क्लासिफाइंग कमीशन इनकम, कमीशन अर्न्ड एज रेवेन्यू
इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हैविंग प्रीवियसली क्लासिफाइड एज अदर इनकम। प्रीवियसली कमीशन को क्या कह रहे थे आप? अदर इनकम। इस बार क्या कह रहे हो? सेल रेवेन्यू। तो ये क्या है? ये पॉलिसी चेंज है, ठीक है, पॉलिसी चेंज प्रेजेंटेशन के हिसाब से। तो ये हमने 5 एग्जांपल्स देखी, अकाउंटिंग पॉलिसी की एग्जांपल्स हैं। क्या? बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट की हो, रिलेट करे क्वालिफाइंग एसेट से, तो उसे क्या करना है? कैपिटलाइज। इन्वेंट्री है तो FIFO या एफको पे रख सकते हो, जो सिलेक्ट कर लो वो अकाउंटिंग पॉलिसी। आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके पास, सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल पे रख सकते हो, जो सिलेक्ट कर लो वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी। प्रेजेंटेशन आपने जिस तरह से डेफर्ड ग्रांट रखी हुई है, नेट की हुई है या डिडक्ट अलग रखी है या नेट की हुई है एसेट में से, या आपने कमीशन इनकम को अदर इनकम में रखा हुआ है, इनमें कोई चेंज लाओगे तो ये भी पॉलिसी चेंज होगा। ये फिलहाल अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, ठीक है। अब ये तो बात होगी अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है, बेसिस कन्वेंशन रूल्स। कुछ एग्जांपल्स भी आ गई, थोड़ी सी हिम्मत कर लें। सिलेक्शन, बस थोड़ा सा हिम्मत ये कर लें कि बस सिर्फ ये IAS 8 करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे, ना कोई टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, थोड़े सा खुश हो जाएं फ़ौरन, ठीक है। IAS 1 तो वैसे वॉल्यूम 1 है नहीं आपके पास, खैर से उधर से जान छूट गई, इसके MCQs करा के छुट्टी, ठीक है, जल्दी से पढ़ लेंगे। नहीं नहीं, चेंज नहीं की। ऊपर कहाँ लिखा हुआ है चेंज इन पॉलिसी? ऊपर लिखा हुआ अकाउंटिंग पॉलिसी की एग्जांपल। कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, कोई चेंज किया हमने। ये एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये 5 एग्जांपल्स हैं अकाउंटिंग पॉलिसी की। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी FIFO या एफको ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू कॉस्ट मॉडल ऑप्शन है, जो सिलेक्ट कर लिए वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है। एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, देयर इज नो चेंज। चेंज तो तब है जब आप कॉस्ट सिलेक्ट कर चुके थे, 3 साल बाद ख्याल आया फेयर वैल्यू करें, नाउ दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और वो बात यहाँ पे जाके होनी, अभी उसकी बात ही नहीं हो रही, तो मैं समझा रहा हूँ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी है आपकी, आपने इन्वेंट्री को FIFO पे रखा हुआ है, ऑप्शन था आपने FIFO पे रखा हुआ है, ऑप्शन था कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल, आपने कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, और ऑप्शन कोई नहीं था, लेकिन आपका क्वालिफाइंग एसेट था, आपने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया हुआ है, ठीक है, आपने गवर्नमेंट ग्रांट को डिडक्ट किया हुआ एसेट में से। कि अकाउंटिंग पॉलिसी, ये एग्जांपल्स हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज की। भाई उधर से देना शुरू कर दें। अच्छा, अब सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन, सेलेक्ट भी करना है तो कैसे करना है अकाउंटिंग पॉलिसी को, ये भी तो एक सवाल है। अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने का तरीका क्या है? सुने, प्लीज़ चुप करके बैठें। अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना हो तो तरतीब ये है कि सबसे पहले देखो जो चीज़ आपके सामने है इस वक्त, उस चीज़ से कोई रिलेटेड स्टैंडर्ड मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई आइटम PPE का नज़र आ जाए तो आपको कौन सा रेलेवेंट स्टैंडर्ड मिलेगा? IAS 16। तो अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी IAS 16 की, तो उसके लिए ये PPE की अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करनी है, तो आप किसकी हेल्प लोगे? IAS 16। आपके पास कोई इंटेंजिबल एसेट आ गया सामने, आपके कोई रेलेवेंट रिलेटेड एसेट मौजूद है? बोलो, नहीं मौजूद। मौजूद है, आपने पढ़ा नहीं हुआ। IAS 38 इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड है, तो आपने कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई कर लेना है? IAS 38, ठीक है। आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, पड़ी हुई है, सामने आ गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कोई रिलेटेड स्टैंडर्ड है? बिल्कुल है, IAS 41 है। जो भी सिलेक्ट करनी है अकाउंटिंग पॉलिसी, वो हेल्प किससे लोगे? रेलेवेंट स्टैंडर्ड से। आपके पास कोई भैंस मौजूद है तो ये भी एसेट, लेकिन बायोलॉजिकल एसेट है, लेकिन इसका कुछ स्टैंडर्ड मौजूद है? हाँ है मौजूद, IAS 41 FR 2 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उससे पूछें अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? कोई भी आइटम आपके सामने आए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने रखना है, उसके बारे में अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? रिलेटेड स्टैंडर्ड ढूंढो। अगर तो उसका रिलेटेड स्टैंडर्ड मौजूद है तो टेंशन ही खत्म हो गई, उससे गाइडेंस लो, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर लो कोई। जैसे इन्वेंट्री आपके सामने, किसकी हेल्प लोगे? IAS 2 इन्वेंट्रीज की। वो कहता है FIFO या एफको यूज़ कर लो, आपने कहा जी मैं FIFO यूज़ करूँगा। अब ये FIFO आपने सिलेक्ट किया है अकाउंटिंग पॉलिसी के तौर पे, गाइडेंस ली है आपने IAS 2 से। अब अगर कोई ऐसा आइटम आपके सामने आया है जिसका रिलेटेड स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे जब IAS 16 था उस वक्त इंटेंजिबल्स का जब स्टैंडर्ड, बहुत पुरानी बात है, मईशत पैदाइश से पहले की बात है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटेंजिबल्स का मौजूद नहीं था, तो उस वक्त इंटेंजिबल जब सामने आने लग गए तो स्टैंडर्ड मौजूद नहीं था,
तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा यार मिलता जुलता स्टैंडर्ड ढूंढो। अच्छा वो इंटेंजिबल एसिड्स है तो टेंजिबल वाला मौजूद है ना IS 16, चलो उसी से ही आप FAR 2 में जाके पढ़ोगे ना, इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड बहुत मिलता जुलता है IS 16 से, ठीक है। डेप्रिसिएशन इधर होती है, वहाँ अमोर्टाइजेशन हो जाती है, यहाँ पे भी एसिड रिकॉर्ड हो रहा है, रिकग्निशन क्राइटेरिया वहाँ पे भी इसी तरह का मिलता जुलता क्राइटेरिया, बस चीज़ें कुछ चेंज के साथ वहाँ पे आ जाती हैं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आपके सामने कोई आइटम आया है, वो आइटम से रिलेटेड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है, तो फिर सिमिलर स्टैंडर्ड ढूंढो, कोई मिलता जुलता रेलेवेंट स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करो। अगर वो भी नहीं मिलता तो फिर फ्रेमवर्क की तरफ चले जाओ। फ्रेमवर्क जो हमने नहीं पढ़ा हुआ है ना, नहीं फ्रेमवर्क वही है भाई जो आपने पढ़ा हुआ है। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम एक्सपेंस कैपिटल, बात समझ आ रही है। आइटम को देख के अंदाज़ा लगाओ, मुझे तो एसेट ही लग रहा है, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड्स बने हैं ना सारे के सारे, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं ये फ्रेमवर्क की हेल्प से ही बनते हैं। फ्रेमवर्क के टॉपिक के अंदर जाके हम देखेंगे फ्रेमवर्क का काम ही क्या है, असिस्ट करना फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए। पढ़ लिए मैसेज? अच्छा तो पढ़ लो, हम क्लास पॉज कर लेते हैं, पढ़ लो। आपने नहीं पढ़ा अभी? पढ़ लो आप भी। अच्छा तो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, तरतीब देखिएगा। When an IFRS specifically applies to a transaction, event or condition, the accounting policy applied to that item shall be determined by applying the IFRS. When an IFRS specifically applies to a transaction, event or condition, the accounting policy applied to that item shall be determined by applying the IFRS. For example, for inventories FR IS 2, for PP IS 16, for investment property IS 40 and so on, ठीक है। और अगर इन एब्सेंस ऑफ एन IFRS दैट इज एप्लीकेबल स्पेसिफिकली, अगर कोई नहीं है तो फिर क्या करो, मैनेजमेंट शैल यूज इट्स जजमेंट इन डेवलपिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी दैट रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट टू इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ यूजर, रिलायबल मीनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिप्रेजेंट फेथफुली, रिफ्लेक्ट अकाउंटिंग सब्सटेंस, आर न्यूट्रल, प्रूडेंट। ये सारी बातें जो है ना, इनको ज़रा मैं पेंडिंग करूँगा। क्या मतलब, ये बातें फ्रेमवर्क के अंदर पढ़नी है हमने, ये क्वालिटीज़ हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ये अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटीज़ होती हैं, थोड़ा बहुत शायद इंट्रो में पढ़ा भी हो आपने। ये वो रेलेवेंट हों, रिलायबल हों। रिलायबल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दें, और वो न्यूट्रल हों, अनबाइस्ड होनी चाहिए, ठीक है जी, और कंप्लीट हो इन ऑल। तो ये फ्रेमवर्क के अंदर जाके हम पढ़ेंगे। बहरहाल वो कहता है जी सबसे पहले तो आप स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ढूंढें, नहीं है तो फिर मैनेजमेंट जो है वो यूज़ करे जजमेंट, ठीक है। और ये क्या है, ये फ्रेमवर्क में पढ़ेंगे। आगे वो कहता है इन मेकिंग सच जजमेंट मैनेजमेंट शुड कंसिडर्ड फॉलोइंग सोर्सेज। इसमें क्या करे, IFRS डीलिंग विद सिमिलर और रिलेटेड इश्यूज को मिलता जुलता स्टैंडर्ड ढूंढें, नहीं मिलता तो फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे चले जाएं, और किसी और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का कोई स्टैंडर्ड है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। जैसे हम IFRS यूज़ कर रहे हैं तो US वाले US गैप्स यूज़ करते हैं। ये पहले IAS होते थे हमारे, और ये कुछ कंट्रीज़ के अंदर US गैप्स यूज़ होते थे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। गैप्स का मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इनमें फ़र्क जो था उसको ब्रिज करने के लिए ये IFRS आए हैं, यानी IFRS जो हैं वो अभी उन फ़र्क जो डिफरेंसेस थे उनको ब्रिज करते जा रहे हैं, जितना जितना है, थोड़े बहुत जो फ़र्क थे भी। तो मतलब हमारे सामने एक ऐसा आइटम आया है जिनका कोई रिलेटेड IFRS मौजूद नहीं है, हो सकता है US गैप्स के अंदर वैसा कुछ स्टैंडर्ड उस चीज़ से रिलेटेड पड़ा हो, तो उससे भी हेल्प ली जा सकती है, ठीक है। तो नंबर 1, हाँ जी, सबसे पहली बात क्या है, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में पहला नंबर किसका, रिलेटेड रेलेवेंट स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकली जो अप्लाई हो रहा है स्टैंडर्ड वो पकड़ो, जो स्पेसिफिकली अप्लाई हो रहा है वो पकड़ो। नहीं है तो फिर मैनेजमेंट जजमेंट यूज़ करेगी, और जजमेंट यूज़ करते हुए क्या ऑर्डर हो, कोई सिमिलर IFRS देख लो मिलता जुलता अपना, नहीं मिल रहा तो फ्रेमवर्क की तरफ चले जाओ। रीसेंट प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज टू द एक्सटेंट नॉट टू कॉन्फ्लिक्ट विद द फोर मेंशन्ड सोर्सेज, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और वंस सेलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, सेलेक्ट करते हुए क्या करना है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अप्लाई करना है, नहीं तो जजमेंट लगानी है जिसके अंदर सिमिलर स्टैंडर्ड देख लो, फ्रेमवर्क में चले जाओ, किसी हमसाये से मदद मांग लो। लेकिन जब एक पॉलिसी सेलेक्ट कर ली फिर उसको अप्लाई करना है कंसिस्टेंटली, फिर उसको अप्लाई करना है
consistently. The accounting policy should be applied consistently for similar transaction unless required or permitted by IFRS. For example, ये बात अभी यहाँ पर आ गई है, चलो पढ़ लेते हैं। कहता है जी अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली, ठीक है जी। अगर कोई स्टैंडर्ड अलाउ कर दे तो फिर कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं भी कर सकते। जैसे वो कहता है IAS 16 के अंदर कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल की इजाज़त है आपको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हुए, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर IFRS permits categorization of item for which different policies may be appropriate. However, either of the measurement model must be applied on entire cost or class of property. ठीक है जी, उसने कहा है जी कि आपने कॉस्ट मॉडल सिलेक्ट किया है, स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी जा सकते हो, तो ठीक है चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं। वहाँ पे तो IAS 16 ये अलाउ करता है ना कि आप इसको चेंज कर लो, ठीक है। अच्छा, consistency also implies that same accounting policy be applied in different accounting periods unless a change in policy is required or permitted. For example, if an entity applies weighted average for certain type of inventory in one period, the same policy shall be applied. इन दोनों बातों का मतलब सिर्फ इतना सही है जो ऊपर लिखा हुआ था, इतनी सी बात ही है। क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर क्या है जी? ये ऑर्डर है। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में ये ऑर्डर है, ठीक है जी। क्या करें? रेलेवेंट स्टैंडर्ड अप्लाई करें, नहीं तो जजमेंट यूज़ करें जिसके अंदर ये ऑर्डर हो, ठीक है। और फिर एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि इसको अप्लाई करो कंसिस्टेंट, ठीक है भाई। ये तीर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर चेंज हो तो बस नींद आ रही है तो फिर छोड़ देते हैं, आगे एरर को पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। बस ये पढ़ के प्रायर ईयर एरर को छोड़ देते हैं और फिर MCQs पे चलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा फिर किसी वक्त पढ़ लेंगे, सिर्फ है तो थोड़ा सा ही गया, ये देखो। अच्छा चलो फिर ये तो पूरा कर दें भाई, ये पढ़ा हुआ है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब हो सकता है? देखें, बात की हमने अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, फिर अगली बात की उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, फिर अगली बात जिनको अपने फ्यूचर का फिक्र होगा उन्हें नींद नहीं आती, जिनको नज़र आ रहा है कि सामने मंजिल मौजूद है। इसी क्लास में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ईद पे भी घर नहीं गए, सामने था उनके फ्यूचर, मंजिल ख़त्म हो गई, वो चाय पीने आया था। अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना है, तरतीब बता दी, जब सेलेक्ट हो गई तो फिर कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, चेंज नहीं करना भाईजान, चेंज नहीं करना, ठीक है। चेंज कब पॉसिबल है? जब स्टैंडर्ड बदल जाए और वो कहे बदलो, या वॉलंटरली मैनेजमेंट बदलना चाहे फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, ठीक है। चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी व्हेन अलाउड, an entity shall change an accounting policy only if the change is required by an IFRS or it results in financial statements providing more reliable and relevant information. ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट वाला चेंज है और ये वॉलंटरी चेंज है, ठीक है जी। एग्जांपल्स, IAS 23 नाउ रिक्वायर्स ऑल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसिड, वो कहता है कि कैपिटलाइज करो, ठीक है। ये अब रिक्वायर करता है, मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 भी हमने किया था, पुरानी बात है, ऑप्शन देता था, अब ऑप्शन नहीं देता, ठीक है। तो ये जब चेंज हुआ होगा तब ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड थी, ठीक है। लाइफो हुआ करता था IAS 2 में किसी ज़माने के अंदर, हमारे होश से पहले की बात है, वो ख़त्म हो गया तो जो लाइफो उस वक्त यूज़ कर रहा होगा उसको चेंज करके फाइफो या एफको पे आना पड़ा होगा। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या था? रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड। जी कौन सी? सर पहले पॉइंट में आपने ऑप्शन की बात की। हाँ मैंने ये कहा था कि यार एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 याद नहीं है अपना, ये सेट वाला, ये वो एग्जाम्पल है, आपने किया था। दिखा दूं सवाल, दिखा दूं प्रैक्टिस को? तुम्हें मैं क्लास के बाद दिखाऊंगा, तुम तो बस प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में बाकायदा ये लाइन लिखी थी कि IAS 23 जो कि पहले अलाउ चेंज हुआ है, रिवाइज IFRS इज नाउ पब्लिश्ड, मुझे ये लाइनें भी याद हैं, ठीक है। विच रिक्वायर्स बोरिंग कॉस्ट, ऑल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट टू बी कैपिटलाइज,
प्रीवियसली कंपनी वॉज एक्सपेंसिंग आउट, मुझे सवाल की स्टेटमेंट याद है वैसे थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो कहानी कुछ ऐसे 2003 से पहले IAS 23 ऑप्शन देता था कि आपने अगर क्वालिफाइंग एसिड पे भी इंटरेस्ट पे किया ना, लोन लेकर बनाने के लिए लोन लिया और इंटरेस्ट पे किया, तो उसको भी आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस करो, चाहो तो कैपिटलाइज करो। लेकिन 2003 में ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब जो कंपनी, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 यही तो था, जो कंपनी उस वक्त इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रही थी इसको, उसने चेंज करना है। तो ये चेंज क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। ये चेंज किस वजह से हुआ? स्टैंडर्ड बदल गया। ऐसे ही मैंने कहा किस ज़माने में लाइफो, फाइफो, एफको 3 होते थे। लाइफो को यूज़ कर रहा था, स्टैंडर्ड बदला, लाइफो ख़त्म हो गया। अब लाइफो ख़त्म हो गया तो जो स्टैंडर्ड, जो लाइफो यूज़ कर रहा था उसको मजबूरन चेंज करना पड़ा पॉलिसी को। ये चेंज किस वजह से था? रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड। तो अगर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट की वजह से अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आता है तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव को भी स्टैंडर्ड खुद बताएगा, ऑप्शन दे सकता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ट्रांजिशनल प्रोविजंस देगा, चाहो तो कभी कह सकता है स्टैंडर्ड ऑप्शन दे सकता है, चाहो तो भाई प्रोस्पेक्टिव ही करो, चाहो तो रिट्रोस्पेक्टिव करो, या स्टैंडर्ड ट्रांजिशनल प्रोविजन में कह सकता है नहीं भाई नहीं, रिट्रोस्पेक्टिव ही करना है। क्योंकि ये चेंज किस वजह से आया है? स्टैंडर्ड की वजह से। तो इसकी ट्रांजिशनल प्रोविजंस बताएंगी कि इस चेंज को कैसे अप्लाई करना है, रिट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली। और अगर स्टैंडर्ड चुप हो तो बाय डिफॉल्ट फिर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज रिट्रोस्पेक्टिव ही जाता है। ठीक है, पढ़ें। हाउ फॉलो द ट्रांजिशनल प्रोविजंस गिवन इन स्टैंडर्ड, मे बी प्रोस्पेक्टिव, मे बी रिट्रोस्पेक्टिव। ऑप्शन है स्टैंडर्ड जो भी कह दे, ठीक है। इफ नो ट्रांजिशनल प्रोविजन आर गिवन, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। ये तो बात होगी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज था स्टैंडर्ड की मजबूरी में। एक है वॉलंटरी, क्या? मैनेजमेंट रिजल्ट, वो कहते हैं जी चेंज कब 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 कर लें। उन्होंने कहा रिजल्ट, जब चेंज रिजल्ट करे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब मैनेजमेंट को लगता है कि ज्यादा बेटर है कि हम फाइफो से एफको पे चले जाएं। अब ये वॉलंटरी है, ठीक है। या हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे ले जाएं। स्टैंडर्ड नहीं बदला, स्टैंडर्ड ने ऑप्शन दिया हुआ था, पहले आपने कॉस्ट रखा हुआ था, आप फेयर वैल्यू पे ले गए। पहले आपने फाइफो रखा हुआ था, एफको पे ले गए। पहले आपने रिवैल्यूएशन मॉडल कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ था, रिवैल्यूएशन मॉडल पर ले गए आप। IAS 16 में चेंज मेजरमेंट बेसिस फ्रॉम रिवैल्यूएशन मॉडल टू कॉस्ट मॉडल। अच्छा, IAS 16 के अंदर आप ये चेंज कर रहे हैं। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस चेंज के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, इसको फिलहाल ये है चेंज इन पॉलिसी। ये है क्या चीज़? ये IAS 16 का कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना और फेयर वैल्यू मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना या ये वापस आना, ये चेंज इन पॉलिसी है। लेकिन ये चेंज इन पॉलिसी अकाउंट फॉर नहीं होता अंडर IAS 8। ये कहता है IAS 16 ने जैसे कहा हुआ है ना वैसे ही करो। और वापस आने का तो पता नहीं रास्ता है या नहीं है, इसको मैं चेक भी कर लूँगा। इस बात को छोड़ दें, फिलहाल सिर्फ इन 2 एग्जाम्पल्स को फोकस करें। फाइफो से एफको पे चले गए, कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे चले गए, क्योंकि हमें लगता था ज़्यादा बेटर, रिलायबल, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये क्या है? वॉलंटरी चेंज है। ये क्या है? वॉलंटरी चेंज है, नॉट रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड। दिस इज आवर ओन तकलीफ ऑफ दिमाग। सो देयर इज नो ऑप्शन ऑफ मे और मे नॉट। देयर इज अ मस्ट दैट दिस मस्ट बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है जी। तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में करना क्या है, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है। अब आप लोग तंग हो रहे हैं, इसको ज़रा रीड तो कीजिएगा घर से। चलें, मैं इसको बाद में पढ़ाऊँगा, ये रीड ऑनली करें, MCQs पे जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें इम्प्रैक्टिकेबिलिटी क्या होती है आपको समझाया है, ठीक है जी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं पढ़ा देता हूँ, डिस्क्लोजर्स। तो ज़रा रीड करके आइएगा। मेरा जो रह गया, मैं रीड तो मैंने करवाना है, जब तक रीड नहीं कराऊंगा मैंने घर नहीं जाने देना। आखिरी दिन 7 घंटे बुला लूँगा। ये चीज़ें जो छोड़ी हैं छोड़ रहे हो, मैंने नहीं जाने देना वैसे। ओके, कोई चाय नहीं पिलाऊंगा उस दिन, पहले बता रहा हूँ। क्यों वजह? बिरयानी हो। तुम लोग ना आना यार, ना आना तुम लोग, हद हो गई यार। पार्ट 2 शुरू करना है, करो।